वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लेबर लॉ एडवाइजर। मेरा नाम है मनदीप एंड आई हैव रिग्रेट्स बोले तो हमने इस चैनल पर पास्ट में ईपीएफ, पीपीएफ, एफडी, इवन केवीपी यानी किसान विकास पत्र एंड सुकन्या समृद्धि योजना सबको कवर किया। बट इन्हीं सब की भागा दौड़ी में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर करना भूल गया और वो है एनपीएस, क्योंकि एनपीएस सही में बहुत अच्छा रिटायरमेंट ऑप्शन है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले लॉकडाउन में जब घर पे मैं विला बैठा था तो मुझे याद आया कि यार एनपीएस का वीडियो नहीं बनाया है, तो मैंने फटाफट डिसाइड किया अपने इस पाप को धोने का और एनपीएस का एक बहुत ही अच्छा इन डेप्थ वीडियो बना दिया, जो बाय द वे आपको कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप वो वीडियो देख चुके हो तो मैंने उसमें एक प्रॉमिस किया था कि एनपीएस एक बहुत लंबा टॉपिक है और उसको समझाना एक वीडियो के बस की बात नहीं है। तो ये है एनपीएस की सीरीज में दूसरा वीडियो जिसमें मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा पीपीएफ और एनपीएस में, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे रिटायरमेंट प्लान्स हैं, दोनों में ही लॉक इन पीरियड है, दोनों में ही इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों ही मैच्योरिटी के बाद आपको बहुत बड़ा सम देते हैं। तो ये वीडियो देखकर आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि आपके लिए एनपीएस बढ़िया है या पीपीएफ बढ़िया है। बट अगर आपके लिए एनपीएस बढ़िया है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप एनपीएस का फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन है, यहाँ पर फीचर्स नहीं है उसके इन डेप्थ। तो अगर आपने डिसीजन बना लिया है कि आपको एनपीएस में जाना है तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अगर आपने ये डिसीजन बनाया इसके बाद कि आपके लिए पीपीएफ ज़्यादा जमेगा तो पीपीएफ का भी इन डेप्थ वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आपको वो चेकआउट करना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट जो वीडियो खत्म होने से पहले ही बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो के बाद ऐसा लगे कि मैंने आपको कोई ज्ञान दिया है, कोई नॉलेज प्रोवाइड की है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ एक फ्री ऑफ कॉस्ट का लाइक बटन दबाए बिना मत जाना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपके लिए पीपीएफ और एनपीएस का कंपैरिजन प्रिपेयर किया है और ये पूरा कंपैरिजन आपको लेबर लॉ एडवाइजर के इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आप वहां पर सेव कर सकते हैं। तो आप अगर भूल भी जाएं या फिर आपको वीडियो बार बार देखने में आलस आ रहा है तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, बट इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, यहां तक कि आप माइनर के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। बट अगर एनपीएस की बात करें तो यहां पर एज लिमिट आ जाती है 18 से 65 साल और इंडियन सिटीजन के साथ साथ एनआरआईज को भी अकाउंट खुलवाने का ऑप्शन मिलेगा। दोनों में ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको 500 रुपए एक साल में डालने जरूरी हैं। और अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप पीपीएफ में एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, बट एनपीएस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो अपनी पूरी जायदाद एनपीएस में डाल सकते हैं, बट ऐसा करना मत। अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स की, जहां चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये रिटर्न वाला पॉइंट ही मैं कंक्लूडिंग पॉइंट में भी रखूंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्कीम बढ़िया है। तो पीपीएफ में जो रिटर्न मिलता है वो बेसिकली इंटरेस्ट होता है, जो कि हर क्वार्टर रिवाइज होता है। तो ये जो इंटरेस्ट अभी करंट क्वार्टर में चल रहा है वो 7.1% है। अभी ये आपको कम जरूर लग सकता है और बिल्कुल ये कम है। और अगर हम हिस्टोरिक डेटा को देखें तो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% के ऊपर भी रहा है कंसिस्टेंटली। यानी अभी इकोनॉमी ही बहुत डाउन चल रही है लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से, इसीलिए ये इंटरेस्ट इतना कम है। और सिर्फ इसी में नहीं, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में फिलहाल रेट ऑफ रिटर्न कम ही रहेगा। बट अगर चीजें एकदम नॉर्मल होती तो ऐसा मानना रीजनेबल था कि पीपीएफ का इंटरेस्ट 8% के आसपास है। एनपीएस की बात करें तो क्योंकि एनपीएस में जमा किया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, यानी यहां पर आपका रिटर्न का स्कोप बढ़ जाता है। बढ़ने के साथ साथ यहां पे रिस्क भी हल्का सा बढ़ जाता है, बट ज्यादा नहीं बढ़ता। क्योंकि अगर आपने एनपीएस का पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि एज एन एनपीएस सब्सक्राइबर ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके फंड्स का कितना परसेंटेज स्टॉक मार्केट में जाएगा, कितना परसेंटेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाएगा, कितना परसेंटेज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा और कितना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। और अगर आप ये चूज नहीं कर सकते तो आप ऑटो चॉइस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये हुई कि आपका एनपीएस में डाला हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में अगर जाएगा तो वो ऑब्वियसली मार्केट डिपेंडेंट रिटर्न्स आपको लाकर देगा, जहां पर आपका रिटर्न कमाने का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा। और अगर लास्ट 10 सालों को देखा जाए तो एनपीएस ने 8 से 10% के बीच में रिटर्न दिए हैं, जो कि पीपीएफ से ज्यादा है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो पीपीएफ में आपको कंपलसरीली 15 साल के लिए अपना पैसा लॉक इन करके रखना पड़ता है और एनपीएस में चीजें और भी डिफिकल्ट है। एनपीएस में आपको 60 साल की उम्र तक अपना पैसा लॉक इन करके रखना पड़ेगा। मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैं 25 साल का हूं, लगता नहीं हूं दाढ़ी की वजह से, बट मैं 25 साल का हूं।
हूँ, प्लीज़ इस पर विश्वास करें। अगर मैं 25 साल की उम्र में पीपीएफ अकाउंट खुलवाता हूँ तो 15 साल बाद यानी जब मैं 40 का होऊंगा तब मैं पीपीएफ का पैसा पूरा विड्रॉ कर सकता हूँ। बट मुझे पूरे 35 साल एनपीएस का अकाउंट चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं एनपीएस का पैसा विड्रॉ कर पाऊंगा। अब बात करें अगर फंड मैनेजमेंट की, तो आपने अगर पीपीएफ में एक बार पैसा डाल दिया उसके बाद आपका उस पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते कि वो पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए। वो पीपीएफ अथॉरिटी अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेगी और आपको जितना इंटरेस्ट बताया हुआ है उसके हिसाब से आपके खाते में वो क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर एनपीएस की बात करें तो वहां आपके पास कंट्रोल है आपके अपने पैसे पे। यानी 4 एरियाज जो मैंने आपको बताए, पहला है इक्विटीज, दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तीसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और चौथा है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पैसे का कितना परसेंट स्टॉक मार्केट्स में लगाया जाए, कितना बॉन्ड्स में लगाया जाए और कितना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जाए। अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की, तो दोनों में ही जबरदस्त टैक्स बेनिफिट है। पीपीएफ एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी जितना भी कंट्रीब्यूशन आप पीपीएफ में एक साल में करोगे वो आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा सेक्शन 80C के अंडर, और उस इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और जितना भी इंटरेस्ट आपका हर साल पीपीएफ पे क्रेडिट होगा वो भी आपकी इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा, यानी उस पे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और मैच्योरिटी के बाद जब आप ये पूरा कॉर्पस विड्रॉ करोगे तो भी आपको उस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी एग्जेम्प्ट। अभी एनपीएस की बात करें तो ये एग्जेम्प्ट एंड ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट है। मतलब आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया वो एग्जेम्प्ट हो गया, उस पर कोई टैक्स नहीं देना आपको। सेक्शन 80C के अंदर आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। इनफैक्ट आप 50,000 का एडिशनल डिडक्शन भी ले सकते हो, तो आप पूरे 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हो। और उस पैसे पर कमाने वाला जो रिटर्न होगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। और लास्ट में जब आप विड्रॉ करोगे तो विड्रॉल पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। बट नेशनल पेंशन स्कीम एज द नेम सजेस्ट, इसमें पेंशन वर्ड भी है, यानी विड्रॉल के बाद आपको हर महीने कुछ अमाउंट की पेंशन भी मिलती रहेगी। वो जो मंथली पेंशन है वो टैक्सेबल होगी, बाकी सारा कुछ टैक्स फ्री है। एक्सटेंशन की बात करें तो अभी आधी जनता तो ये बोलती है कि यार 15 साल का या फिर 60 साल की उम्र तक का लॉकडाउन बार बार बोल रहा हूँ, लॉक इन पीरियड उनको जमता नहीं है, उनको पैसे जल्दी चाहिए होते हैं। और कुछ जनता ऐसी भी होती है जो कहती है नहीं 15 साल से भी ज़्यादा हमें पैसा रखना है, या फिर हमारी 60 साल की उम्र के बाद भी हमें पैसा रखना है। तो अगर आप पीपीएफ में 15 साल के बाद उसको और एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 5-5 साल के पीरियड के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। मतलब आप 5 साल एक्सटेंड कराओ, उसके बाद फिर 5 साल एक्सटेंड करा लो अगर आपका मन है तो। और एनपीएस के केस में आप 60 साल की उम्र में अगर नहीं निकालना चाहते तो आप उसको 70 साल की उम्र तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और कैच है, या तो आप 70 साल की उम्र तक एक्सटेंड करवाएं और हर साल कंट्रीब्यूशन भी पे करें, या फिर आप उसको डेफर करवा सकते हैं। यानी आप चाहते हो कि अभी तक जितना कंट्रीब्यूट कर दिया और 10 साल बस उस पर रिटर्न आता रहे, बट आप और कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते, तो आप उस केस में डेफर भी करवा सकते हैं 10 साल के लिए एनपीएस में। अब जैसा कि मैंने बताया 2 तरह के लोग होते हैं। तो जो पहली तरह के लोग होते हैं जो 15 साल वेट ही नहीं कर पाते, या 60 साल की उम्र तक का वेट नहीं कर पाते, या फिर कुछ भी कारणवश उनको अपना पैसा निकालना पड़ता है प्री मैच्योर में, तो प्री मैच्योर विड्रॉल पीपीएफ में अलाउड है 6 साल के रेगुलर कंट्रीब्यूशन के बाद। 6 साल के कंट्रीब्यूशन के बाद आप अपने पैसों का 50% विड्रॉ कर सकते हैं। और वहीं एनपीएस में आप 3 साल के कंट्रीब्यूशन के बाद ही अपने पैसों का 25% विड्रॉ कर सकते हैं। अब जब मैंने बोला ना अपने पैसों का, वो बहुत ही लिटरल है, क्योंकि एनपीएस जो है ना कई बार आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पर कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जो भी आपने खुद ने कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% आप निकाल सकते हैं 3 साल के रेगुलर कंट्रीब्यूशन के बाद। और ऐसा विड्रॉल भी आपको लाइफ में 3 बार ही करने को मिलेगा। और अगर आपका टियर 1 की जगह टियर 2 अकाउंट है, एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है और मेरा दिल बहुत दुखा है, प्लीज देखिए। तो एनपीएस में टियर 1 की जगह आपका टियर 2 अकाउंट है, तो आप जितना चाहे कभी भी चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बट उसमें कैच है, उस टियर 2 अकाउंट में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखिए। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पे विड्रॉल की। तो पीपीएफ के केस में जितना भी पैसा आपका मैच्योरिटी पे बनता है आप उसको पूरा विड्रॉ कर सकते हो, टैक्स उस पे लगेगा नहीं। अब अगर एनपीएस की बात करें तो आप अपने टोटल फंड का मैक्सिमम 60% पैसा ही विड्रॉ कर सकते हैं। बचे हुए 40% का आपको कंपल्सरीली एन्युटी खरीदना पड़ेगा, यानी आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी खरीदनी पड़ेगी और वो इंश्योरेंस कंपनी आपको अपनी पूरी जीवन के लिए मंथली पेंशन देती रहेगी। अब यहाँ पर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो पीपीएफ में फ्री है, यानी आपने पैसा जमा कराया, आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, पूरा इंटरेस्ट आपका हो गया, उसमें से कुछ भी पैसा नहीं कटा। बट एनपीएस के केस में 0.01% फंड मैनेजमेंट फी आपको देनी पड़ेगी।
जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। म्यूचुअल फंड के केस में कई बार 2% एक्सपेंस रेशो भी चला जाता है, 1.5% भी जाता है, और 1% एक्सपेंस रेशो को तो बहुत अच्छा एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। तो यहाँ तो 0.01% आपका फंड मैनेजमेंट फी है, जो कि नेग्लिजिबल है। और साथ ही साथ अकाउंट ओपनिंग चार्ज, ट्रांजैक्शन पे कितना चार्ज लगता है, उसकी डिटेल आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप या तो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर इसको भी इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली सेव कर लेना, उसके बाद जब चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी की बात करें तो पीपीएफ में हाईएस्ट सिक्योरिटी है। मतलब इस देश में जितने भी सेविंग स्कीम है या इन्वेस्टमेंट स्कीम है, सबसे ज्यादा सिक्योर क्या है? पीपीएफ। पूछो क्यों? मैं बताता हूँ। मान लो आप पे कोई कोर्ट केस हो जाए और कोर्ट ने आप पे बहुत बड़ा फाइन लगा दिया है और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज अटैच हो रही हैं उस केस में। आपके पास अगर पीपीएफ का 10 लाख का 15 लाख का बैलेंस पड़ा है, उस पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, कोर्ट भी नहीं लगा सकता, बट बाकी सारी चीज़ों को कोर्ट अटैच ज़रूर कर सकता है। तो उस मामले में देखा जाए तो हाईएस्ट सिक्योरिटी आपको मिलती है आपके पैसे पे पीपीएफ में। ऑल्दो एनपीएस भी सिक्योर है, बट आप ध्यान दीजिए मैं किस लेवल की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, जो देश में सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट में मिलती है। तो उसके जस्ट बाद अगर मैं बोलूँ रिस्क का पॉइंट, तो ऑब्वियसली पीपीएफ को मैं नो रिस्क कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पहले से ही कि आप कितना इंटरेस्ट कमाने वाले हैं और इस पैसे को कोई जब्त भी नहीं कर सकता, तो ये रिस्की नहीं हुआ। बट एनपीएस इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया, वो वन ऑफ द लोएस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में माना जाता है, क्योंकि भले ही आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लग रहा है, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम होता जाता है, ताकि आपको रिस्क से बचाया जाए। आपको अलाउड ही नहीं होगा एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा इक्विटी में पैसा डालने को। अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो वैसे इसमें डिफरेंस ज़्यादा खास नहीं है, दोनों ही अकाउंट आप बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। पीपीएफ का अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी खुलवा सकते हैं, और एनपीएस का अकाउंट आप ईएनपीएस की वेबसाइट पर जाके भी खुलवा सकते हैं ऑनलाइन, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा। वहां से आपको अपना प्रैन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा, जो कि ईपीएफ में बिल्कुल यूएएन नंबर जैसा काम करता है। उसी के अंडर आपके सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस मैप होते हैं और आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस भी जमा करवा सकते हैं। इनफैक्ट पीपीएफ अकाउंट भी अलग अलग बैंक्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन ओपन करने की सुविधा है। और फाइनल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने बहुत सारे हमारे ईपीएफ के वीडियोस देखे हैं और आप जानते हैं कि ईपीएफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन एनपीएस में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि भैया आप हमारे लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूट करें, तो एम्प्लॉयर या तो इक्वल कंट्रीब्यूशन या अनइक्वल कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और एम्प्लॉयर चाहे तो 0 कर सकता है और एम्प्लॉई अपने लिए खुद ही कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है। बट पीपीएफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। पीपीएफ में सिर्फ आप अपने लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट एनपीएस में भी ज्यादातर लोग अपने लिए ही कंट्रीब्यूट करते हैं, बट ये ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने कंपैरिजन तो देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे ओपिनियन में एनपीएस बढ़िया है या पीपीएफ बढ़िया है। एनपीएस बढ़िया है। क्यों बढ़िया है वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, और एग्जाम्पल मैं खुद का ही ले लेता हूं। मान लो मैं 25 साल का हूं, मान लो मत, मैं हूं 25 साल का। अब मैं 25 साल की उम्र में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं हर साल पीपीएफ में, तो मंथली कितना हो गया? 8,333। राउंड ऑफ कर देते हैं, 8,000 पकड़ते हैं, तो मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करूंगा 8,000। इन्वेस्टमेंट पीरियड रख देता हूं 35 साल। अब आप बोलोगे पीपीएफ में तो 15 साल की मैच्योरिटी है। जी हाँ, बट मैं 5-5 साल एक्सटेंड करके कोशिश करता हूं कि मैं 60 साल तक खींच दूंगा उसको। क्यों खींच दूंगा? क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके बताना चाहता हूं कि सेम ड्यूरेशन के लिए अगर आप दोनों स्कीम में पैसा डालोगे तो कितना फर्क आएगा। तो 35 साल रख दिया। रेट ऑफ रिटर्न में रख देता हूं 8%। 8% क्यों? क्योंकि 7.1% तो इकोनॉमी के इतने बुरे हाल की वजह से हुआ है, ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा जैसे जैसे रिकवरी आएगी। तो मैं हिस्टोरिक डेटा के हिसाब से 8% पकड़ लेता हूँ। तो कैलकुलेट किया मैंने, तो 33,60,000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर चुका होऊंगा, उस पर इंटरेस्ट मिल चुका होगा मुझे 1,45,00,000, और टोटल 1,78,65,000 रुपीज मेरे पास आ जाएंगे, जिससे मैं अपना रिटायरमेंट खुशी खुशी बिताऊंगा। अब सोचो एनपीएस में आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर 10 मिल रहा है, तो मैं 8 की जगह 10 कर देता हूं, और अब फर्क देखते हैं। देखिए, आपको पहले मिल रहा था 1,75,00,000, अभी मिल रहा है 2,86,00,000। 1,75,00,000 पीपीएफ में, 2,86,00,000 एनपीएस में, सिर्फ 2% के फर्क से। और आपको एक मस्त बात बताऊं, 2,86,00,000 का आप 60% निकालो, कितना आएगा? 1,71,00,000। 1,71,00,000 रुपए तो आपको एनपीएस की मैच्योरिटी पे विड्रॉ करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। साथ में आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी बचे हुए पैसे से। बट अगर आप पीपीएफ में पैसा लगाओगे तो आपको टोटल ही 1,78,00,000 निकालने का मौका मिलेगा, और कोई पेंशन भी शुरू नहीं होगी। तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन क्या हुआ?
ऑफ कोर्स एनपीएस हुआ, वहां पर आप ज्यादा बड़ा सम भी बना पाएंगे, उसका 60% ही पीपीएफ के 100% के बराबर होगा जो आप निकाल सकते हैं, और बचे हुए पैसे का आप पेंशन भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली एनपीएस इज अ बेटर चॉइस, बट फिर भी मैंने आपको कंपैरिजन करके क्यों बताया। हो सकता है आपको पीपीएफ ज्यादा पसंद आया हो तो आप पीपीएफ का वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको एनपीएस ज्यादा पसंद आया हो तो आप एनपीएस का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी भी एक स्कीम में अगर आप पैसा डालना चाहते हैं तो उन दोनों के ही इन डेप्थ वीडियो देखे बिना नहीं डालना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहेंगे।